जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? बच्चों, आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है क्योंकि हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ओवरहेड्स। बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम में श्योर क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, एज वेल एज ये चैप्टर हमारे आगे वाले चैप्टर्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर ये चैप्टर आपको यहाँ पे समझ नहीं आता है तो आपको आगे वाले चैप्टर्स को अंडरस्टैंड करने में, समझने में बहुत दिक्कतें आएंगी। तो आप लोग कोशिश करो कि इस चैप्टर को फुल कंसंट्रेशन के साथ आपको करना है। मैं क्या बोलूं, मेरे हर एक वर्ड पे फोकस करना है और अच्छा से, बहुत ध्यान से इस चैप्टर को आपको समझना है। तो देखो, ओवरहेड क्या होता है, ये बातें हमने हमारे कॉस्ट शीट वाले चैप्टर में भी की थी। हेडिंग डालोगे आप अपने फ्रेश पेज में, नोटबुक में, ओवरहेड्स। ओवरहेड्स क्या होता है, ये बातें हमने कहाँ की थी? कॉस्ट शीट के चैप्टर में। कॉस्ट शीट में जब हमने कॉस्ट का क्लासिफिकेशन किया था, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट जब हमने देखे थे, तो वहां पे हमने कॉस्ट के 3 एलिमेंट्स देखे थे। कौन कौन से? मटेरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस। मटेरियल के 2 पार्ट्स किए थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। लेबर के भी फर्दर 2 पार्ट्स किए थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और अदर एक्सपेंसेस के भी हमने 2 पार्ट्स किए थे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और वहां पे हमने क्या कहा था कि अगर सारे डायरेक्ट खर्चों को मिला देते हैं तो उसको हम नाम देते हैं प्राइम कॉस्ट का, और सारे इनडायरेक्ट खर्चों को अगर हम मिला देते हैं तो उसको नाम देते हैं हम ओवरहेड्स का। इस ओवरहेड्स की बात हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर में करेंगे। डायरेक्ट मटेरियल की बात हमने मटेरियल कॉस्टिंग के चैप्टर में की थी। डायरेक्ट लेबर की बात हमने बच्चों की थी लेबर कॉस्ट वाले चैप्टर में। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस एज सच स्पेसिफिक कोई चैप्टर नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। अब रह गए सारे इनडायरेक्ट खर्चे। तो इनडायरेक्ट खर्चों की बात हम कलेक्टिवली कौन सा चैप्टर में करेंगे? ओवरहेड्स में करेंगे, ठीक है। तो ओवरहेड्स वहां पे हमने क्या देखा था? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को कलेक्टिवली हम लोग क्या नाम देते हैं? ओवरहेड्स। और इनडायरेक्ट खर्चे कौन से होते हैं? वो खर्चे जिनको हम पर यूनिट आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, वो क्या कहलाते हैं मेरे? इनडायरेक्ट कॉस्ट। वो क्या कहलाती है? मेरी इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो ओवरहेड का दूसरा नाम हम लोगों ने क्या देखा था? क्या कहते हैं हम इसको? इनडायरेक्ट कॉस्ट। चलो, ये थोड़ी बातें हम यहाँ पे भी लिख लेते हैं, इस चैप्टर में भी हमारे इंट्रोडक्शन में लिखो। एन overhead is the amount, an overhead is the amount which is not identified with any product, जिसको हम किसी प्रोडक्ट के साथ आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, जिसको हम पर यूनिट आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ऐसा खर्चा जो जनरल में होता है, स्पेसिफिक नहीं होता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओवरहेड्स। सेकंड पॉइंट, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, and indirect expenses. Indirect material, indirect labor and indirect expenses, इनको कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलते हैं? ओवरहेड्स। कलेक्टिवली कॉल्ड एज ओवरहेड्स। हमने क्या देखा? ओवरहेड वो खर्चे हैं जो पर यूनिट आइडेंटिफाई नहीं किए जा सकते, मतलब स्पेसिफिक वो किसी प्रोडक्ट के लिए अकर नहीं होते हैं, वो अकर होते हैं जनरली। तो ये बात भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि ओवरहेड्स इंकर जनरली, नॉट स्पेसिफिकली। ओवरहेड्स इंकर जनरली, ओवरहेड्स जनरली इंकर होते हैं बच्चों, एंड नॉट स्पेसिफिकली over various products, over various departments और कॉस्ट सेंटर्स। बच्चों, कॉस्ट सेंटर्स क्या होते हैं? और कॉस्ट सेंटर्स का मतलब होता है जहां पे काम किया जा रहा है, वो क्या कहलाता है? कॉस्ट सेंटर। जहां पे खर्चा लगता है, जहां पे काम होता
होता है, जहां पे खर्चा लगता है, तो वो क्या कहलाया जाता है, कॉस्ट सेंटर। अगर फैक्ट्री में खर्चा होता है तो फैक्ट्री क्या है, कॉस्ट सेंटर है। ऑफिस में अगर खर्चा लग रहा है तो ऑफिस क्या है, आपका कॉस्ट सेंटर है। जहां पे खर्चा लगता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, कॉस्ट सेंटर। ओवर वेरियस हेड्स ऑफ अकाउंट, ओवर वेरियस हेड्स ऑफ अकाउंट्स। ओवरहेड्स जनरली इंकर होते हैं स्पेसिफिकली किसी प्रोडक्ट के लिए, स्पेसिफिकली किसी कॉस्ट सेंटर के लिए, पर्टिकुलरली किसी अकाउंट के लिए इंकर नहीं होते। ओवरहेड्स क्या होते हैं, जनरली इंकर होते हैं। अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, ये हमने देखा ओवरहेड का इंट्रोडक्शन। अब मैं पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि ये चैप्टर हम पढ़ क्यों रहे, ये चैप्टर हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं। देखो बच्चों, हम लोग इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग का डिफरेंस देखा था। वहां पे हमने डिफरेंस में क्या बात की थी कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो पीरियड एंड हो जाता है उसके बाद की बातें करता है कि जब पर्टिकुलर पीरियड में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, फाइनेंशियल पोजीशन क्या थी, उन सब की बातें कौन करता है, हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मीन जब आपका पीरियड एंड होता है तब 1 अप्रैल को पीरियड स्टार्ट हुआ, 31 मार्च को पीरियड कंप्लीट हुआ, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ड्यूरिंग द पीरियड की बात नहीं करता। फाइनेंशियल अकाउंटिंग कब की बात करता है बच्चों, जब पीरियड एंड होता है। जब पीरियड एंड होता है तब फाइनेंशियल अकाउंटिंग बात करता है कि कितना ड्यूरिंग द पीरियड कितना प्रॉफिट हुआ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, पोजीशन क्या है ऑर्गेनाइजेशन की, ये सारी बातें। अगर इन केस प्रॉफिट कम हो जाता है, अगर किसी रीजन से प्रॉफिट कम हो जाता है तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग बात नहीं करता कि ये प्रॉफिट कम क्यों हुआ, पूरे साल में कॉस्ट कितनी इंकर हुई। मैम आप बात कर रहे हो प्रॉफिट की, कॉस्ट पे कहां से आ गए, अरे बच्चों कॉस्ट प्लस प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस। हो सकता है इस प्रॉफिट का परसेंटेज या तो सेल्स पे हो या कॉस्ट पे। अगर आपका मार्केट में हम लोगों ने क्या देखा कि मैन्युफैक्चरर जो है वो अपनी सेलिंग प्राइस इंक्रीज नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है। अगर सेलिंग प्राइस इंक्रीज कर दी उसने तो उसका प्रोडक्ट मार्केट में सेल आउट नहीं होगा, तो वो सेलिंग प्राइस तो अपनी इंक्रीज नहीं कर सकता। अगर बच्चों किसी कारणवश उसके कॉस्ट में इंक्रीमेंट हो गया, उसकी कॉस्ट इंक्रीज हो गई, तो उसको अपने प्रॉफिट के साथ क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। इस बार अगर कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, सेलिंग प्राइस सेम रहती है, तो ऑब्वियस ही बात है प्रॉफिट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये बात नहीं करता कि अगर किसी पीरियड में प्रॉफिट कम हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ये बातें कौन करेगा, कॉस्ट अकाउंटिंग। ये बातें कौन करेगा, कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग किसकी बात करता है, ड्यूरिंग द पीरियड की ड्यूरिंग द पीरियड जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसका खर्चा कितना इंकर हो रहा है, उसका खर्चा कितना इंकर हो रहा है, और अगर ज्यादा इंकर हो रहा है तो आप उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हो। ये बातें हमने कहाँ पे पढ़ी थी, इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में। जब हमने कॉस्ट अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन देखा था वहां पे ये बातें हम लोगों ने की थी कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग वो बात करता है ड्यूरिंग द पीरियड की कॉस्ट को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, मैन्युफैक्चरर जब पीरियड स्टार्ट होगा तब मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देगा। जी मैम बिल्कुल। और क्या वो ऐसा सोचेगा कि जब पूरा साल पूरा पीरियड कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं अपना प्रोडक्ट सेल करूंगा, अभी तो सिर्फ मैं बनाता जाता हूं, उसके बाद जब पीरियड एंड हो जाएगा तब मैं सेल कर दूंगा। क्यों, क्योंकि सारे खर्चे तो मेरे को तभी पता लगेंगे कि मेरे एक्चुअल में कॉस्ट कितनी इंकर हुई है, और जब कॉस्ट पता लगेगी तभी मैं प्रॉफिट ऐड कर पाऊंगा और तभी मेरी सेलिंग प्राइस कैलकुलेट हो पाएगी। अभी तो मेरे को एक्चुअल में पता नहीं कि मेरे सारे खर्चे कितने हो रहे हैं। जब पीरियड एंड हो जाएगा तब मेरे को पता चलेगा कि मेरे सारे खर्चे कितने हो रहे हैं, उन खर्चों पे मैं अपना प्रॉफिट ऐड करूंगा और मेरी सेलिंग प्राइस आ जाएगी। मार्केट में बिना सेलिंग प्राइस कैलकुलेट किए तो मैं अपना प्रोडक्ट सेल आउट नहीं कर सकता। तो क्या मैन्युफैक्चरर पूरे पीरियड
पीरियड एंड होने का वेट करेगा? नहीं मैम, पूरे पीरियड एंड होने का वेट कैसे कर सकता है? क्या पूरे साल वो ऐसे ही खर्चा किए जाएगा? इनकम का कोई सोर्स नहीं है, पूरे साल क्या करेगा? प्रोडक्ट बनाएगा, स्टोर करेगा, बनाएगा, स्टोर करेगा, बनाएगा, स्टोर करेगा, ऐसा नहीं करेगा। मैन्युफैक्चरर क्या करता है? प्रोडक्ट बनता जाता है, उसको सेल करता जाता है, प्रोडक्ट बनता जाता है, उसको सेल करता जाता है। तो मैम जब मैन्युफैक्चरर सेल करेगा तो एक बात बताओ, उसकी कॉस्ट कैसे पता चलेगी? मैन्युफैक्चरर जब मार्केट में अपने प्रोडक्ट को भेजेगा सेल होने के लिए, तो वहां पे वो सेलिंग प्राइस लिखेगा उस प्रोडक्ट पे। जी मैम, और बिना कॉस्ट पता लगाए हुए आप सेलिंग प्राइस तक मैन्युफैक्चरर कैसे पहुंच सकता है? बिना कॉस्ट पता लगे कि पूरे पीरियड में कितनी कॉस्ट इंकर हुई है, मैन्युफैक्चरर सेलिंग प्राइस तक कैसे पहुंच सकता है? जी मैम, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो। जो अब खर्चे कौन कौन से होंगे? अगर मैं कॉस्ट की बात करूं, कॉस्ट कौन कौन सी होती है मैम? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट खर्चे पता है मैन्युफैक्चरर को, जब जब जैसे जैसे प्रोडक्ट बनाएगा वैसे वैसे उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो पता लग जाएंगे कि डायरेक्ट कॉस्ट कितनी इंकर हुई, एक प्रोडक्ट को बनाने में डायरेक्ट खर्चा कितना हुआ है वो पता लग जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट कॉस्ट तो पता लग गई, कोई दिक्कत नहीं हुई। बट जब बात आई बच्चों इनडायरेक्ट खर्चों की, किसकी? इनडायरेक्ट कॉस्ट की। डायरेक्ट कॉस्ट उसको पता लगे कितनी कितनी हुई। जब बात है इनडायरेक्ट कॉस्ट की, तो बच्चों इनडायरेक्ट कॉस्ट को वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा? इनडायरेक्ट कॉस्ट को वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा? कैसे पता लगाएगा पूरे साल में कितना खर्चा होने वाला है? बच्चों वो प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेसिस पे, प्रीवियस पीरियड्स के बेसिस पे एक एस्टिमेट लगाएगा कि इतना ओवरहेड मेरे को पूरे साल में कमिंग पीरियड में होने वाला है, इतना इनडायरेक्ट खर्चा मेरे को पूरे साल में होने वाला है, और उस बेसिस पे वो क्या करेगा? कस्टमर से पैसा रिकवर करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक प्रोडक्ट बनाने में, डायरेक्ट मटेरियल लगता है 50 रुपए का, डायरेक्ट लेबर लगती है 20 रुपए की, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ लगता नहीं है, तो और अब क्या ऐड करेंगे? ओवरहेड्स। तो उसकी क्या आ जाएगी? टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में क्या ऐड कर देंगे? प्रॉफिट, और क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस। तो हमें हमारा एम क्या होता है? टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने का। मैं क्या बोल रही हूँ, डायरेक्ट खर्चे हमें पता है कितने इंकर होंगे, जैसे जैसे प्रोडक्ट बनता जाएगा डायरेक्ट खर्चे पता लग जाएंगे कि कितने इंकर होने वाले। जब बात आई ओवरहेड्स की, एक्चुअल में टोटल खर्चा कितना इंकर होगा वो तो हमें कब पता चलेगा? पीरियड एंड होने पे। बट हम लोग पूरे पीरियड एंड होने का वेट नहीं कर सकते, हमें जब पीरियड स्टार्ट होगा तो ही तभी एक एस्टिमेट लगाना पड़ेगा कि पूरे साल में कितना खर्चा होने वाला है। और ये एस्टिमेट हम लोग कैसे लगाएंगे? ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस पीरियड्स या प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैन्युफैक्चरर ये आइडिया लगाएगा कि कमिंग पीरियड में कितने ओवरहेड्स इंकर होने वाले। अब जब ओवरहेड्स फॉर एग्जांपल हमें लगा पूरे पीरियड में 10 लाख के इंकर होंगे, पूरे साल में ओवरहेड्स कितने इंकर होंगे? 10 लाख के इंकर होंगे, और मेरी नंबर ऑफ यूनिट्स है 1 लाख। नंबर ऑफ यूनिट्स पूरे साल में, यूनिट्स मैन्युफैक्चर कितनी होंगी? 1 लाख। पूरे साल में ओवरहेड होने वाला है 10 लाख, पूरे साल में यूनिट्स बनने वाली हैं 1 लाख। तो यहाँ पे पर यूनिट हम कितना ओवरहेड अब्सॉर्ब करेंगे मैम? 10 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख। 10 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख। पूरे साल में आप 10 रुपये पर यूनिट यहाँ पे चार्ज करोगे, और ये ओवरहेड पर यूनिट आ गया 10 रुपीज। तो यहाँ पे आपकी टोटल कॉस्ट भी आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट आपको पर यूनिट चाहिए 20 का, तो सेलिंग प्राइस कितनी आ गई? 100 रुपीज। मेन बात क्या थी कि ये ओवरहेड पर यूनिट हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब तक हमने क्या पढ़ा था कि ओवरहेड्स वो खर्चे हैं जिनको हम पर यूनिट कैलकुलेट नहीं कर सकते, जिनको हम पर यूनिट आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। बट हमें जब मार्केट में हम लोग प्रोडक्ट सेल करेंगे तो हमें ओवरहेड्स क्या चाहिए होंगे? पर यूनिट। ओवरहेड्स क्या चाहिए होंगे? पर यूनिट। इसके लिए मेरे को ओवरहेड को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? पर यूनिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओवरहेड पर यूनिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये सारी बातें हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे। इसीलिए ये चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं कि हम लोग ओवरहेड की रिकवरी कस्टमर से कैसे
करते हैं, एक यूनिट पे हम लोग ओवरहेड से कितना पैसा रिकवर करते हैं, एक यूनिट पे हम लोग ओवरहेड का कितना पैसा रिकवर करते हैं, ये बातें हम कहाँ पे पढ़ेंगे, इस चैप्टर में। इसीलिए हम लोग ये चैप्टर पढ़ते हैं, सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई द ओवरहेड रेट पर यूनिट। ठीक है, हमें पता चल जाए कि ओवरहेड रेट पर यूनिट कितनी है, कितना हम कस्टमर से रिकवर करेंगे, एक यूनिट का या नंबर ऑफ यूनिट्स का हम लोग कितना पैसा कस्टमर से रिकवर करेंगे। रिकवरी को इस चैप्टर में अब्जॉर्प्शन का नाम दिया गया है। रिकवरी को क्या नाम दिया गया है, अब्जॉर्प्शन का, कि हम लोग कस्टमर से कितना ओवरहेड अब्जॉर्ब करेंगे, कितना रिकवर करेंगे, ये सारी बातें हम लोग इस चैप्टर में करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि ये चैप्टर हम लोग क्यों पढ़ने वाले हैं। हम लोग ये चैप्टर ये इसलिए पढ़ने वाले हैं सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई द ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट, कि पर यूनिट हम लोग ओवरहेड कितना चार्ज करेंगे, कितना कस्टमर से रिकवर करेंगे। बोलो क्लियर है जी मैम। इसके लिए मेरे को सबसे पहले तो देखो क्या करना पड़ेगा बच्चों, ओवरहेड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। जितने भी खर्चे हैं उन सबको डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अब एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में हमने ये भी पढ़ा था कि एचआर डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, सबका काम अलग अलग होता है और सब में खर्चे इंकर होते हैं। ये सारे खर्चे कलेक्टिवली मेरे को इस कहाँ से रिकवर करने, कस्टमर से रिकवर करने, मीन्स कस्टमर से रिकवर करना है। व्हाट डज इट मीन्स कि प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड करना है, प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड होंगे तभी तो कस्टमर से रिकवर होंगे, अदरवाइज तो कस्टमर से रिकवर नहीं होंगे। तो जितने भी खर्चे हो रहे हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में होते हैं। यहाँ पे हमारे इस चैप्टर के लिए क्या किया गया है, डिपार्टमेंट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और एक सर्विस डिपार्टमेंट। एक होता है बच्चों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और एक होता है सर्विस डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करता है मैम, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम होता है प्रोडक्शन करना और सर्विस डिपार्टमेंट का काम होता है इसको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना, सो दैट ये अच्छा से प्रोडक्शन कर सके, मीन्स इसको सपोर्ट करना। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सपोर्ट कौन करता है, सर्विस डिपार्टमेंट्स। अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। अब इस चैप्टर में हमें नहीं पढ़ना कि कौन सा डिपार्टमेंट सर्विस होता है, कौन सा प्रोडक्शन का होता है। क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली गिवन होगा कि ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और ये सर्विस डिपार्टमेंट है। ऐसे नहीं दिया हुआ होगा कि ये एचआर डिपार्टमेंट है, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट है, बताओ कौन सा सर्विस है, कौन सा प्रोडक्शन है। ये सारी बातें नहीं होगी, क्वेश्चन में क्लियर कट दिया हुआ होगा कि ये सर्विस डिपार्टमेंट्स है और ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। तो इन सारे डिपार्टमेंट्स में क्या होगा, खर्चा इनकर होगा और सारे खर्चों को मेरे को क्या करना है, रिकवर करना है। किससे, कस्टमर से। तो कस्टमर से रिकवर करना है, व्हाट डज इट मीन्स कि उसको प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड करना पड़ेगा। अब तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पूरे ओवरहेड्स कितने होते हैं, किस डिपार्टमेंट में कितना खर्चा हो रहा है, ये सारी बातें अब हम करेंगे। ठीक है, और ये सारी बातें हम लोग करेंगे कौन से टॉपिक के अंडर, जिस नाम है टॉपिक का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स। हेडिंग डालो, टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स। Distribution of overheads. There are 3 stages involved in the distribution of overheads. 3 stages होती हैं. There are 3 stages involved in the distribution of overhead. कौन कौन सी स्टेज होती है बच्चों, फर्स्ट स्टेज होती है कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड। कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स। स्टेज वाइज पढ़ते जाते हैं हम लोग। फर्स्ट स्टेज क्या है, कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स। मतलब
ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी ओवरहेड्स हुए हमें क्या करना पड़ेगा, सबको कलेक्ट करना पड़ेगा। मैम कलेक्ट कहाँ से करेंगे बच्चों, अलग अलग सोर्सेज से कलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको लेबर का खर्चा देखना है, लेबर कॉस्ट देखनी है कितनी इंकर हुई है, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, किसकी बात कर रही हूँ, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट की देखना है कितना इंकर हुआ है, तो हम लोग क्या देखेंगे, जो टाइम कीपिंग रजिस्टर्स वगैरह हैं वो चेक करेंगे, जनरल एंट्रीज वगैरह देखेंगे कि एक्सपेंसेस कितने इंकर हुए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने इंकर हुए। तो वेरियस सोर्सेज से हम लोग क्या करेंगे, सारे ओवरहेड्स को कलेक्ट कर लेंगे। क्या करेंगे, सारे ओवरहेड्स को कलेक्ट कर लेंगे कि पूरे पीरियड में ओवरहेड्स कितने इंकर हुए हैं। फिर बात आती है क्लासिफिकेशन की। जैसे ही ओवरहेड्स इंकर हो गए हम लोग क्या करेंगे, इन ओवरहेड्स को क्लासिफाई करेंगे। इन ओवरहेड्स को हम लोग क्या कर देंगे, क्लासिफाई करेंगे। अब क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स कैसे होता है देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स, सबसे पहले हम ओवरहेड्स को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। किस बेसिस पे, फंक्शन के बेसिस पे बोल देते हैं इसको फंक्शन वाइज। किस बेसिस पे, फंक्शन बेसिस पे। फंक्शन वाइज ओवरहेड्स कौन कौन से होते हैं, फंक्शन वाइज ओवरहेड्स की बातें हम लोगों ने कॉस्ट शीट में भी की थी। कौन कौन से होते हैं मैम, फैक्ट्री ओवरहेड्स, जहां पे फंक्शन परफॉर्म होता है, फैक्ट्री में अगर कोई खर्चा हो रहा है तो उसको हम नाम देते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। अगर ऑफिस में खर्चा हो रहा है मींस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, मैनेजमेंट के लिए कोई खर्चा होता है तो उसको हम नाम देते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। और अगर मार्केटिंग के लिए, सेलिंग या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कोई खर्चा होता है तो उसको हम लोग नाम क्या देते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन ओवरहेड्स को हम तीन पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। कौन कौन से, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। फिर हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, नेचर वाइज ओवरहेड्स तीन टाइप के होते हैं बच्चों। कौन कौन से, फिक्स्ड ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड्स एंड सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स। फिक्स्ड ओवरहेड क्या होते हैं बच्चों, फिक्स्ड ओवरहेड वो इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं जो फिक्स्ड रहते हैं। मींस अगर आपका वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, आपका लेवल ऑफ एक्टिविटी चेंज होता है तो उसके साथ आपका खर्चा चेंज नहीं होगा, वो हर एक लेवल पे क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, फिक्स्ड ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड क्या होता है, वो खर्चा जो आपका प्रोपोर्शनेटली वेरी होता है विथ लेवल ऑफ एक्टिविटी और विथ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। मींस जितना आपका प्रोडक्शन चेंज हुआ है, जितना आपका प्रोडक्शन के वॉल्यूम में चेंज हुआ है उतना ही आपका वेरिएबल खर्चा भी क्या होगा, चेंज होगा। अगर इंक्रीज हो रहा है वॉल्यूम ऑफ लेवल, आपका वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, तो आपका वेरिएबल ओवरहेड भी प्रोपोर्शनेटली उतना ही चेंज होगा। और अगर डिक्रीज हो रहा है तो वेरिएबल ओवरहेड भी उतना ही डिक्रीज होगा। फिर आता है सेमी वेरिएबल ओवरहेड, ऐसा ओवरहेड जिसका नेचर क्या है, पार्टली फिक्स्ड पार्टली वेरिएबल, आधा फिक्स्ड आधा वेरिएबल, वो क्या कहलाएगा, सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स। फिक्स्ड वेरिएबल, सेमी वेरिएबल, बच्चों इनकी बातें डिटेल में हम लोग करेंगे बजट चैप्टर में। कौन से में करेंगे, बजट चैप्टर में करेंगे। अभी सिर्फ आप लोग इतना देख लो कि नेचर के बेसिस पे तीन पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है। कौन सा, फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड और सेमी वेरिएबल ओवरहेड। फिर बात करते हैं एलिमेंट वाइज। एलिमेंट वाइज भी तीन पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, ओवरहेड्स को तीन पार्ट में क्लासिफाई किया है। इनडायरेक्ट मटेरियल,
इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसकी भी बात हमने कॉस्ट शीट के चैप्टर में की थी। इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, इनडायरेक्ट लेबर क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है। जो तो बच्चों फंक्शन वाइज और एलिमेंट वाइज ये दोनों बातें हम लोगों ने ओवरहेड्स की किस में की थी, कॉस्ट शीट वाले चैप्टर में। और नेचर वाइज जो ओवरहेड्स है उसकी बात करेंगे हम लोग डिटेल में बजट चैप्टर में। फिर लास्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी, कंट्रोलेबिलिटी के बेसिस पे बच्चों ओवरहेड्स को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। एक होते हैं कंट्रोलेबल ओवरहेड्स और एक होते हैं अनकंट्रोलेबल या नॉन कंट्रोलेबल ओवरहेड्स। अब देखो कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल क्या होते हैं बच्चों। कंट्रोलेबल ओवरहेड्स वो ओवरहेड्स होते हैं जो जिनको कंट्रोल किया जा सकता है, जो मैनेजमेंट के हाथ में होते हैं। जो मैनेजमेंट अगर उनको लगता है कि खर्चा ज्यादा हो रहा है तो क्या कर सकती है, उसको कंट्रोल कर सकती है। उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, कंट्रोलेबल ओवरहेड्स। और ऐसा खर्चा जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, जो मैनेजमेंट के हाथ में नहीं है जिसको कंट्रोल करना, उसको क्या नाम दिया जाता है, अनकंट्रोलेबल ओवरहेड्स। तो हम लोगों ने फर्स्ट स्टेज कंप्लीट कर लिया, कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स। सबसे पहले सारे ओवरहेड्स को कलेक्ट करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उनका क्लासिफिकेशन कर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ एनी फंक्शन, किसी भी फंक्शन के बेसिस पे या नेचर के बेसिस पे, एलिमेंट के बेसिस पे, कंट्रोलेबिलिटी के बेसिस पे, डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन कि वो किस बेसिस पे अपने ओवरहेड्स को क्लासिफाई करती है। यहाँ पे मेरा जब क्लासिफिकेशन हो गया, इसके बाद हम लोग आएंगे सेकेंड स्टेज पे। फर्स्ट स्टेज एज सच कोई रेलेवेंट नहीं है, ना ही हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में काम आएगी। फर्स्ट स्टेज हो गया हमारा। अब बात करते हैं सेकंड स्टेज जो बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, जिसका नाम है डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ ओवरहेड्स। डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ ओवरहेड्स। डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ ओवरहेड्स का मतलब क्या होता है बच्चों, ओवरहेड्स को हम लोग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि किस डिपार्टमेंट का ओवरहेड कितना है, उसमें उतना प्रोपोर्शन उसका डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ऑन ए सूटेबल बेसिस। उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ ओवरहेड्स। यहाँ पे आप लिखना चाहो तो लिख लो, इसका मीनिंग ओवरहेड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, overheads are distributed to various departments or different departments on some suitable basis। किसी सुटेबल बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, ओवरहेड्स को वेरियस डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सारी बातें हम लोग सीखेंगे और बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हम लोग इस कंसेप्ट पे करने वाले हैं। 20 क्वेश्चन हम लोग इस कंसेप्ट पे करने वाले हैं, डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ ओवरहेड्स। ओवरहेड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑन सम सुटेबल बेसिस। These includes 2 stages। इसमें भी फर्दर 2 स्टेज होती हैं। These include 2 stages। कौन कौन सी? फर्स्ट होती है बच्चों अलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स एंड सेकेंड स्टेज आपका होता है अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। अलोकेशन ऑफ ओवरहेड एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। अलोकेशन क्या होता है और अब्जॉर्प्शन क्या होता है, दोनों बातें क्या होती है, ध्यान से सुनना बच्चों। अलोकेशन का मतलब क्या होता है, अलोकेशन का मतलब होता है कि हमें पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का खर्चा पता है कि फॉर एग्जांपल मैं एक इनडायरेक्ट खर्चे की बात करूं तो इनडायरेक्ट मटेरियल मेरे को पता है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कितना हो रहा है और सर्विस डिपार्टमेंट, जितने भी सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं,
सपोज करो टोटल 5 डिपार्टमेंट्स है, 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और 2 सर्विस डिपार्टमेंट्स है, टोटल 5 डिपार्टमेंट है। मेरे को पता है कि पर्टिकुलर तीनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कितना हो रहा है और दोनों सर्विस डिपार्टमेंट में। हर एक डिपार्टमेंट का खर्चा अगर मेरे को पता है, मीन्स जिसको मैं डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ, उसको हम नाम देते हैं अलोकेशन। अगर किसी खर्चे को आप डायरेक्टली उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो जिसमें वो इंकर हुआ है, मीन्स कोई खर्चा ऐसा नहीं है जो कलेक्टिवली इंकर हुआ है, आपको कलेक्टिवली मीन्स सारे डिपार्टमेंट्स का एक साथ इंकर हुआ है। अगर ऐसा कोई खर्चा है जिसको आप पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो कि इस डिपार्टमेंट में इनडायरेक्ट मटेरियल इतना आया है, इस डिपार्टमेंट में इनडायरेक्ट मटेरियल इतना आया, तो उस खर्चे को हम लोग क्या बोलते हैं, अलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स। मींस ओवरहेड्स को हम लोगों ने डायरेक्टली क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्योंकि हमें पता था कि कौन से डिपार्टमेंट में कितना खर्चा हुआ है। अब पहले तो यहाँ पे बात करते हैं डिपार्टमेंट की। यहाँ पे हमने क्या देखा, ओवरहेड्स को हम वेरियस डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो वो डिपार्टमेंट्स कौन कौन से होंगे। इस चैप्टर में हम लोगों ने डिपार्टमेंट्स को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया है बच्चों, कौन कौन से, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सर्विस डिपार्टमेंट्स। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कौन सा डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कौन सा डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट जो प्रोडक्शन करता है। डिपार्टमेंट विच मैन्युफैक्चर्स प्रोडक्ट, वो डिपार्टमेंट जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है वो कौन सा डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। और सर्विस डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट होता है जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हेल्प करता है मैन्युफैक्चरिंग में। डिपार्टमेंट विच हेल्प्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग, which helps production department in manufacturing, और डिपार्टमेंट which supports production department, आप कैसे भी बोल सकते हो इसको, ठीक है। सर्विस डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट होते हैं जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हेल्प करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जो उनको सपोर्ट करते हैं, वो डिपार्टमेंट क्या होते हैं, सर्विस डिपार्टमेंट। और हमने क्या कहा, हमारे जितने भी ओवरहेड्स हो रहे हैं हमें क्या करना पड़ेगा, सारे डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में और सर्विस डिपार्टमेंट में। ओवरहेड्स को हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, या तो हम करेंगे ओवरहेड्स का अलोकेशन या फिर हम लोग करेंगे ओवरहेड्स का अपोर्शनमेंट। ये अलोकेशन और अपोर्शनमेंट होता क्या है, अलोकेशन ऑफ ओवरहेड, लिखो अलोकेशन। अलोकेशन और अपोर्शनमेंट दोनों ही क्या बच्चों, ओवरहेड का डिस्ट्रीब्यूशन। अगर किसी ओवरहेड को आप डायरेक्टली एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करते हो, हमें पता है पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में इतना खर्चा हुआ है, तो हम उसको बोलते हैं अलोकेशन ऑफ ओवरहेड। अलोकेशन ऑफ ओवरहेड लिखो इसमें मेरे साथ साथ कि इट इज द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, it is the process of charging the full amount of overhead, it is the process of charging the full amount of overheads और full amount of an item of cost। overhead लिख लो या item of cost directly to the department in which it was incurred, directly to the department in which it was incurred। It is the process of charging the full amount of an item of cost directly to the department in which it was incurred। means allocation क्या होता है, वो प्रोसेस ओवरहेड्स को चार्ज करने का, ओवरहेड को रिकवर करने का, वो पोर्शन की हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली उस डिपार्टमेंट में उसको अलोकेट कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जिस डिपार्टमेंट में वो इंकर हुआ है। एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी, टेंशन मत लो। अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड,
बच्चों अपोर्शनमेंट कब होगा? जब अलोकेशन पॉसिबल नहीं होगा। अपोर्शनमेंट क्या होता है? अपोर्शनमेंट में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अलोकेशन में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? बच्चों अलोकेशन में हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जिस डिपार्टमेंट का जितना खर्चा है डायरेक्टली उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बट कोई खर्चा ऐसा जो कलेक्टिवली इंकर होता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस खर्चे को हर एक डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अलोकेशन ऑफ ओवरहेड कलेक्टिवली इंकर नहीं होता, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में इंकर होता है। और अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड का मतलब क्या होता है, कोई खर्चा ऐसा जो कलेक्टिवली इंकर हो रहा है, एक साथ इंकर हो रहा है, उसको हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसी सुटेबल बेसिस के ऊपर। तो लिखो यहाँ पे, इट इज द प्रोसेस ऑफ अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स का मतलब क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द कॉमन आइटम्स ऑफ cost, charging the common items of cost to टू और मोर डिपार्टमेंट्स, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सब में हम लोग क्या करेंगे, उस कॉस्ट को चार्ज करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टू और मोर डिपार्टमेंट्स ऑन सम सुटेबल बेसिस। मैम एक बार फिर से एक्सप्लेन करो, ये अलोकेशन और अपोर्शनमेंट क्या होता है? ध्यान से सुनना बच्चों, एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ मैं। बच्चों ये एक फैक्ट्री है जिसमें 4 फ्लोर हैं, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर एंड थर्ड फ्लोर। इन दो पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे कौन है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, और सेकंड और थर्ड फ्लोर पे कौन है, सर्विस डिपार्टमेंट है। ऑब्वियसली बात है, सारे डिपार्टमेंट्स इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते होंगे। जी मैम बिल्कुल करते होंगे। तो मैंने क्या कर रखा है, हर एक फ्लोर पे एक सेपरेट मीटर लगा रखा है, हर एक फ्लोर पे क्या कर रखा है, सेपरेट मीटर लगा रखा है। तो जो डिपार्टमेंट जितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा उसके जो यूनिट्स आएंगे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के, वो उनके मीटर में आ जाएंगे। सेपरेटली पता चल जाएगा कि कौन से डिपार्टमेंट ने कितनी यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी की कंज्यूम की है, और उसके बेसिस पे इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी पता लग जाएगी। सबका सेपरेट इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा। जी मैम, तो हमें पता है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2, इनको नाम दे देते हैं, सर्विस डिपार्टमेंट 1 और सर्विस डिपार्टमेंट 2, इन तीनों में इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा कितना हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, ओवरहेड सॉरी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हुई है 20,000 की, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 में हुई है 40,000 की, सर्विस डिपार्टमेंट 1 में 4,000 की और सर्विस डिपार्टमेंट 2 में 5,000। ये इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट मेरे को हर एक डिपार्टमेंट की अलग अलग पता है। तो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट क्या बच्चों, हमारा इनडायरेक्ट खर्चा क्या है, ओवरहेड है। तो ऐसा ओवरहेड जिसको हम पर्टिकुलरली हर एक डिपार्टमेंट में डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो ओवरहेड को हम लोग, इस ओवरहेड के डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, अलोकेशन ऑफ ओवरहेड। ऐसा ओवरहेड, ऐसा खर्चा जिसको हम डायरेक्टली पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, अलोकेशन ऑफ ओवरहेड। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ओवरहेड्स का अलोकेशन करेंगे, मींस उनको डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उन डिपार्टमेंट्स में जिन डिपार्टमेंट में वो इंकर हुआ है। अगर बच्चों अलोकेशन पॉसिबल नहीं होता है तो हम लोग क्या करेंगे, अपोर्शनमेंट। अपोर्शनमेंट कब होगा, जब अलोकेशन पॉसिबल नहीं होगा। अगर अलोकेशन पॉसिबल है किसी ओवरहेड का, किसी खर्चे का अलोकेशन पॉसिबल है, तो हम उसका अपोर्शन नहीं करेंगे। अपोर्शन कब करेंगे, जब अलोकेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट यहाँ पे हमने अलोकेट कर दी। अब इसी एग्जाम्पल में बच्चों मैं कुछ चेंज कर रही हूँ। मैं बोल रही हूँ कि ये फैक्ट्री बहुत पुरानी है, सेपरेट मीटर्स नहीं लगे हुए थे। ग्राउंड फ्लोर पे ही एक बड़ा मीटर लगा हुआ था जिसमें चारों डिपार्टमेंट्स के यूनिट्स जितनी कंज्यूम करते थे इलेक्ट्रिसिटी की वो आती थी। मींस सेपरेट मीटर नहीं था, एक ही मीटर था। और जब इलेक्ट्रिसिटी बिल आया तो सारे डिपार्टमेंट्स का एक साथ आया, सारे डिपार्टमेंट्स का एक साथ आया। अब इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा ओवरहेड है, मेरे को क्या करना है, हर एक डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब दिक्कत क्या आ गई, कौन से डिपार्टमेंट में कितना डिस्ट्रीब्यूट
करो, कौन से डिपार्टमेंट में कितना डिस्ट्रीब्यूट करो। ये डिस्ट्रीब्यूशन क्यों करते हैं ये बातें भी करेंगे। अभी सिर्फ ये सुनो कि ओवरहेड्स को क्या करना है, अलग अलग डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्यों करते हैं, ये सारी बातें भी हम लोग करेंगे। अब मैं क्या बोल रही हूँ, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हुआ और एक ही मीटर लगा हुआ था, सारे डिपार्टमेंट्स का एक ही बिल आया है कि चारों डिपार्टमेंट्स ने मिलके 1 लाख रुपीस का क्या किया है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया है। पूरे चारों डिपार्टमेंट्स का एक साथ आ गया 1 लाख। अब खर्चा क्या है, कलेक्टिवली। हमने क्या बोला, अपोर्शनमेंट कब होगा, जब कोई खर्चा कलेक्टिवली इंकर होगा, सारे डिपार्टमेंट्स का। यहाँ पे खर्चा क्या हो रहा है, एक साथ इंकर हो रहा है, मीन्स कलेक्टिवली इंकर हो रहा है हर एक डिपार्टमेंट का। तो अब दिक्कत क्या आ जाएगी कि इनको इस डिपार्टमेंट्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। हमारा एम क्या है, ओवरहेड्स को डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना। जब अलोकेशन करेंगे किसी खर्चे का तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हम उसको डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं जहां पे वो इंकर हुआ है। जब कोई खर्चा कलेक्टिवली दिया हुआ है तो हमें क्या करना है, किसी पर्टिकुलर बेसिस पे, जो सुटेबल बेसिस है, उस पे इस खर्चे को हमें क्या करना है, अलोकेट करना है। अब इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, अगर क्वेश्चन में आपको लाइट पॉइंट्स गिवन है, फॉर एग्जाम्पल सर्विस डिपार्टमेंट 1 और 2 में एसी वगैरह लगे हुए थे, एसी वगैरह के पॉइंट्स थे। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में एसी के पॉइंट नहीं थे, पॉइंट नहीं है, यहाँ पे मशीन्स वगैरह चलती है। तो हम लोग जो खर्चा होता है वो किस, यहाँ पे कितने फैन हैं, कितने लाइट्स हैं, ठीक है, हर एक चीज को देखते हुए हम लोग क्या करेंगे, खर्चों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो क्या मैम हम क्वेश्चन में ये देखेंगे कितने लाइट पॉइंट्स हैं, ना बच्चों, क्वेश्चन में आपको बेसिस गिवन होगा कि किस बेसिस पे आपको खर्चा डिस्ट्रीब्यूट करना है। हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल का पता लग गया कि जितने नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स है उस बेसिस पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर बच्चों क्वेश्चन में लाइट पॉइंट्स अवेलेबल नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, किसी और बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और सुटेबल बेसिस कौन सा होगा, एरिया, और कि कौन से फ्लोर ने, सॉरी कौन से डिपार्टमेंट ने कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रखा है। अगर चारों का एरिया इक्वल है तो हम 1 लाख को 4 पार्ट्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कितना कितना, 25,000, 25,000, 25,000 और 25,000, क्योंकि एरिया क्या था, इक्वल था। तो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा जब भी डिस्ट्रीब्यूट करना होगा हमें, अगर सेपरेट मीटर लगा हुआ है तो हम लोग क्या कर देंगे, अलोकेशन कर देंगे कि डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर सेपरेट मीटर नहीं है हर डिपार्टमेंट का तो हम लोग क्या करेंगे, उसका अपोर्शनमेंट करेंगे। अपोर्शनमेंट किस बेसिस पे करेंगे बच्चों, किसी सुटेबल बेसिस पे। और इलेक्ट्रिसिटी के लिए सुटेबल बेसिस क्या होगा, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स। अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स नहीं गिवन है तो फिर हम किस बेसिस पे एलोकेट करेंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एरिया ऑक्यूपाइड बाय ईच डिपार्टमेंट। एरिया के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अब यहाँ पे अगर सपोज करो इक्वल एरिया ऑक्यूपाई कर रखा है तो हम लोगों ने क्या कर दिया, सारे खर्चे को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और अगर अलग अलग एरिया है तो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उसी रेशियो में जिस रेशियो में इन्होंने एरिया ऑक्यूपाई कर रखा है। यहाँ पे हमारा एम क्या था, हमारा एम ये था कि ओवरहेड्स का अलोकेशन और अपॉर्शनमेंट क्या होता है। अलोकेशन समझना और अपॉर्शनमेंट समझना यहाँ पे हमारा एम था। अलोकेशन क्या होता है, अगर किसी ओवरहेड को हम पर्टिकुलरली एक डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं डायरेक्टली, जिसमें वो इंकर हुआ है, उसको हम बोलते हैं अलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स। और अगर कोई खर्चा ऐसा है जो कलेक्टिवली इंकर हुआ है सारे डिपार्टमेंट्स का, तो हम उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सम सुटेबल, ऑन सम सुटेबल बेसिस। उसको हम लोग नाम देते हैं अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स। और अपॉर्शनमेंट कब होगा, जब अलोकेशन पॉसिबल नहीं है। अगर अलोकेशन पॉसिबल नहीं है तो ही हम अपॉर्शनमेंट करेंगे। ओके मैम, एक और एग्जांपल के साथ समझाऊं आपको। जी मैम बिल्कुल, ये था मेरा इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट का। ओवरहेड्स के एग्जांपल क्या होते हैं, यही होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो गया, फैक्ट्री रेंट हो गया। कॉस्ट शीट में डिटेल में बात की थी हम लोगों ने ओवरहेड्स की। अब अगर मैं फैक्ट्री रेंट लेती हूँ, एग्जांपल मैं दूसरा लेती हूँ फैक्ट्री रेंट। एक फैक्ट्री है, इस पे यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, यहाँ पे प्रोडक्शन है और यहाँ पे सर्विस है, ठीक है। 3 डिपार्टमेंट से PD1, PD2, PD3। और इसका
एक ही सर्विस डिपार्टमेंट है, PD3 नहीं, सर्विस डिपार्टमेंट 1, ठीक है। 3 डिपार्टमेंट से 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और 1 सर्विस डिपार्टमेंट। और इस फैक्ट्री का रेंट कलेक्टिवली आता है, फैक्ट्री का रेंट आता है आपका 1,80,000 का। कितने का आता है? 1,80,000 का। पूरे महीने का फैक्ट्री का रेंट आता है 1,80,000। फैक्ट्री क्या, फैक्ट्री रेंट क्या है बच्चों? ओवरहेड्स। और ऐसा खर्चा जो कलेक्टिवली हमें दिया हुआ है सारे डिपार्टमेंट्स का। अब हमें क्या करना है मैम? अब हमें इसका करना है अपोर्शनमेंट। क्या करना है? अपोर्शनमेंट। अलोकेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमें नहीं बताया हुआ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का रेंट कितना। हमें क्या करना पड़ेगा? इसको अपोर्शन करना पड़ेगा। और फैक्ट्री रेंट को हम लोग रेंट है किसका देते हैं? जगह का देते हैं, जितना एरिया हमें मिलता है उसका देते हैं। तो बच्चों जब भी फैक्ट्री रेंट हो तो हमें कौन सा बेसिस लेना पड़ेगा? किस बेसिस पे हम लोग इस 1,80,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? मैम एरिया के बेसिस पे। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 ने एरिया ऑक्यूपाई कर रखा है 100 स्क्वायर मीटर, इसने कर रखा है 50 स्क्वायर मीटर, और सर्विस डिपार्टमेंट 1 ने कर रखा है 30 स्क्वायर मीटर। इन्होंने इतना इतना एरिया ऑक्यूपाई कर रखा है और टोटल एरिया कितना हो गया? 180 स्क्वायर मीटर। टोटल एरिया कितना हो गया? 180 स्क्वायर मीटर। इस 180 स्क्वायर मीटर का हम लोग रेंट कितना देते हैं? 1,80,000। कितना रेंट देते हैं? 1,80,000। तो ये हमें और एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अगर जब रेंट डिस्ट्रीब्यूट करना होगा तो बच्चों हम किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 10:5:3 में। जो रेंट है किस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 1,80,000 10:5:3 में। कितना आ जाएगा? 1,50,000 एंड 30,000। तो हम लोगों ने क्या देखा? ओवरहेड्स देखते हैं कौन कौन से हैं, कलेक्ट कर लिए, क्लासिफाई कर लिया, फिर हम लोग क्या करेंगे? उनका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे? या तो अलोकेशन करेंगे या फिर अपोर्शनमेंट करेंगे। अलोकेशन और अपोर्शनमेंट दोनों का ही मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन। अलोकेशन कब होता है? जब हमें पता है पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का खर्चा कितना हो रहा है, तो हम क्या कर देंगे? ओवरहेड्स को अलोकेट कर देंगे। और अगर हमें नहीं पता कि पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का खर्चा कितना हो रहा है, हमें कलेक्टिवली दिया हुआ है कोई अमाउंट, तो हम लोग क्या करेंगे? उनको डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, अपोर्शन कर देंगे ऑन सम सूटेबल बेसिस। अपोर्शनमेंट कब होगा? जब बच्चों अलोकेशन पॉसिबल नहीं होगा। बोलो क्लियर है? जी मैम बिल्कुल क्लियर है। अलोकेशन अपोर्शनमेंट की बातें हम लोगों ने कर ली बच्चों। अब देखो मैं क्या बोल रही हूँ कि खर्चों को हम लोग क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। खर्चों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और सारे डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो बच्चों देखो डिस्ट्रीब्यूशन को भी दो पार्ट्स में बांटा हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया है। ये इसी सेकेंड स्टेज का ही पॉइंट है, ठीक है। 2 पार्ट्स में कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है? एक का नाम है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और एक का नाम है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग रीडिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं और रीअपोर्शनमेंट भी बोलते हैं, और रीअपोर्शनमेंट रीडिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। देखो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? अगर आप अपने खर्चों को जितने भी ओवरहेड्स हो रहे हैं उनको सब डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हो, अभी जो हमने किया था प्रोडक्शन में भी एज वेल एज सर्विस में भी, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स टू प्रोडक्शन एंड सर्विस डिपार्टमेंट्स, टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स एंड सर्विस डिपार्टमेंट्स। ओवरहेड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना बिटवीन प्रोडक्शन, यहाँ पे टू की जगह अमंग लिख लो आप। क्या लिखोगे? अमंग
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स अमंग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सर्विस डिपार्टमेंट्स। ओवरहेड्स को प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना क्या कहलाता है? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर आप चाहो तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्लेस कर सकते हो कौन से वर्ड्स से? मैम हम यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं इनको अलोकेशन एंड अपोर्शनमेंट से। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं हम लोग? अलोकेशन या फिर अपोर्शनमेंट। allocation and apportionment of overheads among production department and service department। हमने क्या किया? जितने भी खर्चे हैं, जितने भी ओवरहेड्स हैं, उन सबको क्या किया? हर एक डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। हमें सपोज करो 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और 2 सर्विस डिपार्टमेंट्स है, हमने सारे ओवरहेड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अमंग प्रोडक्शन एंड सर्विस। तो मेरे को पता लग गया कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स कितने हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 के, 3 के, SD1 और SD2 सबके ओवरहेड्स मेरे को अलग अलग पता लगे कि कौन से डिपार्टमेंट में कितना खर्चा इनकर हुआ है। अब जब पता लग गए तो मैं क्या करूंगी? इनको नंबर ऑफ एग्जाम्पल अगर लें, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ओवरहेड्स इंकर हुए हैं 5 लाख का, यहाँ पे 3 लाख, 2,50,000, सर्विस डिपार्टमेंट में 1 लाख और यहाँ पे 90,000। ठीक है, ये ओवरहेड्स इंकर हुए हैं हर एक डिपार्टमेंट में। हमने प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया, मीन्स सारे ओवरहेड्स को अलोकेट कर दिया और अपोर्शन कर दिया। तो हमारे पास जो टोटल ओवरहेड्स का फिगर आया वो कितना आ गया? हर एक डिपार्टमेंट का आ गया कि हर एक डिपार्टमेंट में खर्चा कितना हुआ है। ठीक है मैम, आ गया बिल्कुल। अब हम क्या कर देंगे? इनको नंबर ऑफ यूनिट्स से डिवाइड कर देंगे, जितना यूनिट्स प्रोड्यूस हुआ है उनसे डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? पर यूनिट का ओवरहेड। और हमें चाहिए क्या होता है? ओवरहेड पर यूनिट। यहाँ पे यूनिट्स मैन्युफैक्चर हो रही है 50,000, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है 15,000 यूनिट्स की और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है 50,000 यूनिट्स की। सिर्फ प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। सर्विस डिपार्टमेंट में कोई प्रोडक्शन नहीं होता है। तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 50,000 करूंगी तो कितना आ गया? 10 रुपये पर यूनिट। ये कितना आ गया? 20 रुपये पर यूनिट। ओवरहेड पर यूनिट आ गया। और यहाँ पे कितना आ गया? 50 रुपीज। कितना आ गया? 50 रुपीज। तो ओवरहेड अगर मैं टोटल करूँ तो कितना आ गया? 80 रुपये पर यूनिट आ गया। कितना आ गया? 80 रुपये पर यूनिट। जी मैम, 80 रुपये पर यूनिट हम लोग क्या करेंगे? कस्टमर से चार्ज करेंगे, टोटल कॉस्ट में ऐड कर देंगे। नहीं 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 मैम, सुनो, ध्यान से सुनो एक बार। ये जो सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा हुआ है 1 लाख और 90,000, क्या ये मैन्युफैक्चरर अपनी पॉकेट से बियर करेगा? आप ये 80 रुपीज जो आपने कैलकुलेट किए हैं इसमें ये खर्चा तो इंक्लूड ही नहीं है। अगर ये खर्चा इंक्लूड नहीं है तो टोटल कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, और टोटल कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा तो कस्टमर से भी रिकवर नहीं किया जाएगा। तो क्या ये वाला खर्चा मैन्युफैक्चरर अपनी पॉकेट से बियर करेगा? ना जी ना बच्चों, हमने वेरी फर्स्ट क्लास में देखा था मैन्युफैक्चरर सारा पैसा किससे रिकवर करेगा? कस्टमर से। किससे रिकवर करेगा? कस्टमर से। तो हमें इस 1 लाख और 90,000 का भी कुछ तो करना पड़ेगा। मैम प्रोडक्शन तो सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में ही होता है, तो ये खर्चा फिर हम लोग क्या करेंगे? बच्चों हम लोग क्या करेंगे? जो सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा है इसको भी कहाँ ले आएंगे? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। कैसे लेके आएंगे वो बात की बात है। हम लोग क्या समझ रहे हैं? अभी जो सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा है वो भी हम कहाँ पे लेके आ जाएंगे? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। बोलो आई बात समझ में? कैसे लेके आएंगे वो बात की बात है। अभी सब हम इतना समझ रहे हैं कि पहले हमने क्या किया? ओवरहेड्स को सारे डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जब पता लग गया कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का इतना है, सर्विस डिपार्टमेंट का इंडिविजुअली इतना इतना खर्चा हुआ, उसके बाद हम क्या निकालने बैठे? ओवरहेड पर यूनिट। जब ओवरहेड पर यूनिट कैलकुलेट करने लगे तो हमारे दिक्कत आ गई, प्रॉब्लम आ गई। क्या प्रॉब्लम आई? कि मैम यहाँ पे जो सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा है वो तो रह गया, ये तो टोटल कॉस्ट का पार्ट बना ही नहीं, और टोटल कॉस्ट का पार्ट नहीं बना तो कस्टमर से भी रिकवर नहीं होगा। तो क्या मैन्युफैक्चरर अपनी पॉकेट से बियर करेगा? और हमने ये सीखा था कि मैन्युफैक्चरर अपनी पॉकेट से बियर नहीं करेगा, सारा खर्चा किससे रिकवर करेगा? कस्टमर से। तो हम क्या करेंगे? जो सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा हमने कैलकुलेट किया था एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम लोग क्या करेंगे? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में फिर से डिस्ट्रीब्यूट
कर देंगे, इसीलिए इसका नाम है रीडिस्ट्रीब्यूशन या फिर रीअपोर्शनमेंट। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ही क्या आएगा, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछे कि प्रिपेयर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन समरी, तो हम लोग सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन समरी तब तक नहीं बना पाएंगे जब तक हमारा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आ जाता। यहाँ पे जो मैंने ये ओवरहेड्स लिखे हैं, ये कहाँ से आए थे बच्चों मेरे पास, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से ही तो आए थे, इसीलिए इनका नाम क्या रखा गया, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन या फिर रीअपोर्शनमेंट या रीडिस्ट्रीब्यूशन। फिर से हम लोग क्या कर रहे हैं, इन खर्चों को रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, रीअपोर्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन और रीअपोर्शनमेंट का मीनिंग क्या हो गया बच्चों, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स। कौन से ओवरहेड्स, जो सर्विस डिपार्टमेंट के हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट्स अमंग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट अमंग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ओवरहेड, सर्विस डिपार्टमेंट के जितने भी ओवरहेड्स हैं, जितने भी खर्चे हैं, हम सारे के सारे क्या कर देंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। तो क्या मैम सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे नील हो जाएंगे? जी बच्चों, बिल्कुल। हमारा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का एम ही क्या होता है, सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चों को नील करना। सेकेंडरी डिपार्टमेंट के जितने भी खर्चे हैं सबको कहाँ लेके आना है, हमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। इनके खर्चों को मेरे को क्या करना है, नील कर देना है। तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, रीअपोर्शनमेंट क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट अमंग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। करते क्यों है वो भी हमने रीजन देख लिया। ये था मेरा सेकंड स्टेज, क्या था, डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ ओवरहेड्स। जितने भी खर्चे हैं ओवरहेड्स के, उनको हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग वेरियस डिपार्टमेंट्स। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, या तो अलोकेशन करेंगे या फिर अपोर्शनमेंट करेंगे। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में तो सारे डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करेंगे, जो खर्चा हमने सर्विस डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट किया था एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, उसको हम लोग वापस क्या करेंगे, रीअपोर्शन करेंगे अमंग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। बोलो क्लियर है? जी मैम। अब थर्ड स्टेज आता है इसका, और ज्यादा क्लियर कब होगा, जब हम इसके प्रैक्टिकल करेंगे अभी थोड़ी देर में। थर्ड स्टेज क्या है, अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। थर्ड स्टेज है अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। 3 स्टेजेस है। फर्स्ट में हमें कुछ नहीं पढ़ना, बस कलेक्शन था, क्लासिफिकेशन था, उसमें हमें कुछ नहीं पढ़ना है। अब 1 बाय दोनों स्टेज के हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। पहले सेकंड स्टेज के प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं, फिर ही हम लोग थर्ड स्टेज को समझेंगे, अभी नहीं समझेंगे। सेकेंड स्टेज क्या था मेरा, डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ ओवरहेड्स। इस पे अब हम लोग बेस प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसा आएगा बच्चों, इसके बेसिस पे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का स्टेटमेंट बनाना एज वेल एज सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का स्टेटमेंट बनाना। या तो सेपरेट पूछेगा आपसे, या फिर एक ही क्वेश्चन में दोनों, प्राइमरी भी पूछ लेगा एज वेल एज सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन भी आपसे पूछ लेगा। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। आओ क्वेश्चन नंबर 1 पे। बच्चों प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने से पहले एक बात और कर लेते हैं हम यहाँ पे, बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट फॉर वेरियस एक्सपेंसेस। बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट हम लोगों ने क्या किया था कि हम खर्चों को, ओवरहेड्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अपॉर्शन करेंगे ऑन सम सुटेबल बेसिस। तो वो बेसिस कौन कौन से हो सकते हैं, देखो एज सच तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में देख के आपको पता लग जाएगा कि कौन से खर्चा किस बेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे, बट फिर भी एक बार कुछ खर्चों की हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। ये एग्जॉस्टिव लिस्ट तो है नहीं, ये कौन सी लिस्ट है, इंक्लूसिव लिस्ट है, इसमें कोई भी खर्चा आ सकता है। हम यहाँ पे सिर्फ कुछ खर्चों की बात करेंगे, बाकी जो खर्चों के तो क्वेश्चन में देख के समझ में आ जाएगा कि किस खर्चे को किस बेस पर डिस्ट्रीब्यूट करना है।
बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट फॉर वेरियस एक्सपेंसेस, यहाँ पे मैं बनाती हूँ एक्सपेंसेस का कॉलम और ये है मेरा बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट का कॉलम। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट खर्चों की। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इनडायरेक्ट मटेरियल। अगर बच्चों इनडायरेक्ट मटेरियल का आपको खर्चा कलेक्टिवली दिया हुआ है तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस बेसिस पे? डायरेक्ट मटेरियल के बेसिस पे। किस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? डायरेक्ट मटेरियल के बेसिस पे। अगर आपको इनडायरेक्ट वेजेस गिवन है, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट गिवन है, तो उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे। और अगर हमें लाइटिंग का खर्चा गिवन है, लाइटिंग के लिए हम लोगों ने क्या देखा था? इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हम लोग किस बेसिस पे अपोर्शन करते हैं? नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स के बेसिस पे। और अगर लाइट पॉइंट्स क्वेश्चन में नहीं गिवन है, इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है इन रेस्पेक्ट ऑफ लाइट पॉइंट्स, तो फिर सेकंड प्रायोरिटी क्या होगी हमारी? एरिया के बेसिस पे। सबसे पहले तो हमें फर्स्ट प्रायोरिटी तो किसको देनी है? नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स को। और अगर क्वेश्चन में लाइट पॉइंट्स नहीं है तो फिर लाइटिंग का खर्चा हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एरिया के बेसिस पे। फोर्थ आता है रेंट। अगर रेंट है तो रेंट के खर्चे को हम लोग किस बेसिस पे अपोर्शन करेंगे? मैम रेंट हमेशा किसके अकॉर्डिंग जाता है? एरिया के अकॉर्डिंग, एज पर स्पेस ऑक्यूपाइड। तो रेंट का खर्चा हम लोग किस बेसिस पे अपोर्शन करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। रेंट किसका? बिल्डिंग का। जो बिल्डिंग रेंट पे ले रखी है उसका रेंट, ठीक है। और कौन सा खर्चा हो सकता है? रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ, अब देखो क्वेश्चन में रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का खर्चा भी हो सकता है। बोल दे जो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस आपने करवाया है वो किसका करवाया है? मशीन का। किसका करवाया है? मशीन का। बच्चों तो इसको हम अपोर्शन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स। जितना ज्यादा मशीन रन करेगी, जितने ज्यादा घंटे मशीन चलेगी, उतना ही ज्यादा उसका रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का खर्चा आएगा। तो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीन अगर गिवन है तो उसको हम लोग अपोर्शन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स। अगर बच्चों यही रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस आपको बोल दे बिल्डिंग का है, रिपेयर्स ऑफ बिल्डिंग, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस अगर बिल्डिंग का है तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे? बिल्डिंग की वैल्यू पे अपोर्शन करेंगे। या फिर मैं बिल्डिंग की जगह लिख देती हूँ और रिपेयर्स ऑफ एसेट। किसी भी एसेट का अगर रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवा रहे हैं तो उसकी कैपिटल वैल्यू पे हम लोग क्या करेंगे? उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट्स। रिपेयर्स के बाद और क्या खर्चा हो सकता है? पावर का। अगर पावर का खर्चा आपको गिवन है क्वेश्चन में तो हम लोग क्या करेंगे? उसको अपोर्शन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हॉर्स पावर ऑफ मशीन्स। क्वेश्चन में हॉर्स पावर ऑफ मशीन्स गिवन होगा। अगर हॉर्स पावर ऑफ मशीन्स नहीं गिवन है तो क्या गिवन होगा? किलोवाट आवर्स। किलोवाट आवर्स गिवन होगा। तो हम लोग पावर को किस पे अपोर्शन करेंगे? किस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ किलोवाट आवर्स। और कौन कौन सा खर्चा हो सकता है? डेप्रिसिएशन का। कौन सा खर्चा हो सकता है? डेप्रिसिएशन का। अगर बच्चों डेप्रिसिएशन मशीन का है तो किस वैल्यू पे? मैम मशीन का करेंगे वैल्यू ऑफ मशीन पे। अलग अलग क्यों लिखवा रही हूँ? क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, मशीन का डेप्रिसिएशन भी मशीन आवर्स पे ही चार्ज कर देते हैं। क्योंकि मैम आपने बोला था मशीन जितना ज्यादा काम करेगी। अरे बच्चों मैंने मशीन के रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस खर्चे की बात की थी। अगर मशीन का डेप्रिसिएशन है तो वो तो ऑब्वियस ही बात है, किस पे आप अप्लाई करोगे? आप मशीन का डेप्रिसिएशन में वैल्यू पे। तो जब भी डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन होगा तो उसको हम अपोर्शन करेंगे वैल्यू ऑफ मशीन पे। या फिर किसी और एसेट का डेप्रिसिएशन हुआ, डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स, तो उसको भी हम ऑब्वियसली बात है किस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? अपोर्शन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट। ठीक है मैम, क्लियर है। अब और खर्चे क्या क्या हो सकते हैं बच्चों? क्वेश्चन में आपको दे सकता है स्टाफ वेलफेयर का खर्चा, स्टाफ वेलफेयर का खर्चा, टाइम कीपिंग का खर्चा, टाइम कीपिंग का खर्चा, कैंटीन का खर्चा, सुपरविजन चार्जेस,
ये खर्चे जब भी आपको दिखे क्वेश्चन में, आपको इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वर्कर्स। मैम क्यों नंबर ऑफ वर्कर्स के बेसिस पे? क्यों बच्चों ध्यान से सुनना, स्टाफ का वेलफेयर हो रहा है, मींस एम्प्लॉयज के वेलफेयर की बात कर रहा है, तो जितने ज्यादा वर्कर्स होंगे उतना ही ज्यादा वेलफेयर का खर्चा इनकर होगा। तो स्टाफ वेलफेयर जब भी होगा किस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वर्कर्स। टाइम कीपिंग क्या होता है? अरे टाइम कीपिंग का मतलब होता है एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, किस वर्कर, कौन सा वर्कर किस टाइम पे आया है, फैक्ट्री में इन हुआ है और कितनी बजे फैक्ट्री से आउट हुआ है, ये सारा टाइम का रिकॉर्ड रखता है टाइम कीपिंग। तो ये खर्चा भी किस बेसिस पे होगा? आपका नंबर ऑफ वर्कर्स के बेसिस पे। कैंटीन का खर्चा, जितने ज्यादा वर्कर्स होंगे कैंटीन में उतना ही ज्यादा खर्चा होगा, क्योंकि ज्यादा वर्कर्स होंगे तो ज्यादा ईटेबल्स वगैरह कंज्यूम करेंगे, तो कैंटीन का खर्चा भी किस बेसिस पे अपोर्शन होगा? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वर्कर्स। सुपरविजन चार्जेस बच्चों क्या होता है? 10-12 वर्कर्स के ऊपर एक सुपरवाइजर अपॉइंट कर देते हैं जो उनका ध्यान रखता है, चेक करता है कि वो प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। तो जितने ज्यादा वर्कर्स होंगे उतने ही ज्यादा सुपरवाइजर होंगे और खर्चा भी उतना ही ज्यादा होगा। तो सुपरविजन का चार्ज भी किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ वर्कर्स के बेसिस पे। अब नेक्स्ट खर्चा हम लोग लेते हैं, अगर क्वेश्चन में गिवन है कि वर्कर्स को हम लोग कंट्रीब्यूशन वगैरह देते हैं टू पीएफ, ईएसआई वगैरह, या फिर कोई हॉलीडे पे दे दिया, तो बच्चों अब यहाँ पे प्रोविडेंट फंड, ईएसआई वगैरह वर्कर्स को हम लोगों ने दिया। अब इस खर्चे को आप लोग नंबर ऑफ वर्कर्स पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे, इस खर्चे को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट वेजेस। क्यों मैम? बच्चों आप लोगों ने लेबर कॉस्ट में हम लोगों ने देखा था पीएफ वगैरह का खर्चा हम लोग जो परसेंटेज में गिवन होता था किस पे अप्लाई करते थे? वेजेस पे अप्लाई करते थे या नहीं करते थे? जी मैम। तो जब भी पीएफ, ईएसआई, हॉलीडे पे ये सब दिया हुआ हो आपको, तो आपको किस बेसिस पे अपोर्शन करना है? ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट वेजेस। और अगर स्टोर्स का खर्चा गिवन है, स्टोर्स का खर्चा, तो हम अपोर्शन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टोर्स रिक्विजिशन पे। और अगर और कोई खर्चा गिवन है आपको, लाइक नाम दिया हुआ है, सन्ड्री हो गया, सन्ड्री एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस या फिर मिसलेनियस एक्सपेंसेस, इस नाम से खर्चा आपको गिवन है अगर क्वेश्चन में, तो हमें देखना पड़ेगा कौन कौन से बेसिस गिवन है। अगर लेबर आवर्स गिवन है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? लेबर आवर के बेसिस पे अपोर्शन कर देंगे। क्वेश्चन में लेबर आवर्स नहीं गिवन है तो हम लोग किस बेसिस पे अपोर्शन करेंगे उनको? मशीन आवर्स के बेसिस पे। और लेबर आवर्स भी नहीं है, मशीन आवर्स भी नहीं है, तो हम लोग उनको अपोर्शन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट वेजेस, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट वेजेस। ठीक है, इतने बहुत है। देखो ऐसा मैंने क्या बोला, ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, इंक्लूसिव है, कितने ही खर्चे आप ऐड कर लो। और पहली बात रटने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में खर्चा देखोगे तो देखते ही समझ में आ जाएगा कि किस बेसिस पे आपको खर्चा अपोर्शन करना है। बोलो क्लियर है? जी मैम। अब हम सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन की। आज की क्लास में बात करेंगे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन की, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन की। आओ क्वेश्चन नंबर 1 पे। प्रभात लिमिटेड इज डिवाइडेड इनटू 2 प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स ए एंड बी एंड 2 सर्विस कॉस्ट सेंटर्स एक्स एंड वाई। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है प्रभात लिमिटेड, उसमें टोटल 4 डिपार्टमेंट्स है बच्चों, 2 तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और 2 सर्विस डिपार्टमेंट है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का नाम क्या है? ए एंड बी, और जो सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं उनका नाम है एक्स एंड वाई। द फॉलोइंग इज द समरी ऑफ ओवरहेड कॉस्ट फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड। आपको ओवरहेड का खर्चा बता दिया कि पर्टिकुलर पीरियड में ओवरहेड का खर्चा कितना हुआ था, वो मतलब आपको ओवरहेड कलेक्ट करके यहाँ पे दे दिए। वर्क्स मैनेजर सैलरी 4000, पावर का खर्चा 21000, पीएफ का कंट्रीब्यूशन 9000, रेंट का खर्चा 6000, प्लांट मेंटेनेंस का खर्चा 4000,
कैंटीन एक्सपेंडिचर 12,000, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 20,000। अब देखो बच्चों, इसमें क्या करना है आपको, कोई भी खर्चा ऐसा नहीं है जिसको आप अलोकेट कर सकते हो, नहीं मैम नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा मैम, अलोकेशन पॉसिबल नहीं होता तो हम लोग क्या करेंगे, अपोर्शनमेंट। क्यों? क्योंकि सारे खर्चे मेरे को कलेक्टिवली दिए हुए हैं, एक साथ दिए हुए हैं, नहीं बताया हुआ कि कौन से डिपार्टमेंट में कौन सा खर्चा इनकर हुआ है। और यहाँ पे बेसिस गिवन है कि किस बेसिस पे आपको ये खर्चे अपोर्शन करने। एम्प्लॉइज बता दिए किस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉइज हैं, एरिया बता दिया किस डिपार्टमेंट ने कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रखा है, प्लांट की वैल्यू बता दी कि किस डिपार्टमेंट में कितने रुपीस का प्लांट एंड मशीनरी है, वेजेस का खर्चा बता दिया किस डिपार्टमेंट में कितना वेजेस का खर्चा हुआ है, और हॉर्स पावर भी आपको बता दिया कि कितना हॉर्स पावर का रेशियो 3:3:1। ये 3 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे, ठीक है। अपोर्शन, अब देखो साफ साफ बोल भी दिया कि आपको क्या करना है, कॉस्ट को अपोर्शन करना है टू द वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑन मोस्ट इक्विटेबल बेसिस। इक्विटेबल बेसिस का मतलब क्या हो गया, ऑन सम सुटेबल बेसिस। आपको क्या करना है, ये जो कॉस्ट है, अपोर्शन द कॉस्ट, ये जो कॉस्ट यहाँ पे आपको ओवरहेड की जो कॉस्ट गिवन है, इसको आपको इन चारों डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। किस बेसिस पे, सम सुटेबल बेसिस पे। चलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या बोला था, कॉस्ट को अपोर्शन करना है। तो बच्चों हम लोग हेडिंग क्या लिखेंगे यहाँ पे, स्टेटमेंट शोइंग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स। क्वेश्चन है, देखो कभी आपको ये नहीं बोलेगा कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करो या सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करो, आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के पता लगाना है कि क्वेश्चन प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन पूछ रहा है या फिर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स। अब देखो फॉर्मेट कैसे बनता है, मैंने पहले फॉर्मेट नहीं लिखवाया था, इसी के साथ लिखवा दूंगी। मैंने क्या बोला था, जितने भी ओवरहेड्स हैं सबको हमें क्या करना है, डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पहले हम यहाँ पे एक कॉलम बनाते हैं पर्टिकुलर्स का, आप चाहो तो इसको एक्सपेंस भी लिख सकते हो, ये क्योंकि इसमें सारे खर्चे आएंगे। फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बेसिस, कि किस बेसिस पे हम अपोर्शन कर रहे हैं। फिर लिखेंगे खर्चे का टोटल अमाउंट, कि टोटल खर्चा कितने का था, और फिर जितने भी नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं उतने कॉलम बन जाएंगे। हमारे क्वेश्चन में कितने डिपार्टमेंट्स थे मैम, 4, 2 प्रोडक्शन 2 सर्विस। क्या क्या नाम थे, प्रोडक्शन का नाम था ए एंड बी और सर्विस डिपार्टमेंट्स का नाम था एक्स एंड वाई। तो मैं 4 कॉलम बनाऊंगी, ए बी एक्स एंड वाई। ये ए बी क्या है, मेरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं, और एक्स एंड वाई क्या है बच्चों, सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं। यहाँ पे भी सारा अमाउंट का कॉलम रुपीस लिख देती हूँ ब्रैकेट में, सारी अमाउंट्स आएंगे, इसलिए ये मेरा फॉर्मेट बनके तैयार हो गया। जितने डिपार्टमेंट्स होंगे लास्ट में उतने ही कॉलम बन जाएंगे। स्टार्टिंग के 3 कॉलम फिक्स है, फर्स्ट कॉलम होगा एक्सपेंस का, सेकंड बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट, किस बेसिस पे आप अपोर्शन करोगे, और थर्ड होगा टोटल का, और बाद में उतने कॉलम बन जाएंगे जितने डिपार्टमेंट्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कौन सा खर्चा हमें गिवन है, वर्क्स मैनेजर सैलरी। क्या है, वर्क्स मैनेजर सैलरी का। वर्क मैनेजर सैलरी। अब हमें बेसिस भी गिवन है कि किस बेसिस पे आपको अपोर्शन करना है। यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन गिवन है, ये इंफॉर्मेशन किसकी है, बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट की। अब देखो वर्क मैनेजर की सैलरी है, वर्क्स मैनेजर क्या होता है, फैक्ट्री का मैनेजर। जब बच्चों मैनेजर बोल दो, मैनेजर का काम क्या होता है, समथिंग लाइक सुपरवाइजर की तरह। क्या होता है सुपरवाइजर का, तो हमने क्या देखा था, सुपरवाइजर के खर्चे को हम किस बेसिस पे अपोर्शन करते थे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। तो यहाँ पे भी हम वर्क्स मैनेजर की सैलरी को किस बेसिस पे अपोर्शन करेंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के बेसिस पे, क्योंकि और कोई ऐसा खर्चा यहाँ पे, और कोई ऐसा बेस नहीं गिवन है मेरे को जिस बेस पे मैं वर्क्स मैनेजर की सैलरी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकूं। तो यहाँ पे हम वर्क्स मैनेजर की सैलरी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अपोर्शन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। तो यहाँ पे मैं बेसिस के कॉलम में क्या लिखूंगी, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। अब देखो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज डिपार्टमेंट ए में कितने थे, 16, बी में 8,
x में 4 और y में भी 4, तो इनका रेशियो क्या हो गया 16:8:4:4। और अगर सिंप्लीफाई करूं तो मैं 4:2 सबको क्या कर दिया 4 से डिवाइड, तो रेशियो क्या बन गया 4:2:1:1। अब कुछ स्टूडेंट्स को क्या डाउट होता है, क्या मैम बेसिस में ये भी लिखना है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के बेस पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और साथ ही साथ रेशियो भी लिखना है। देखो बच्चों बहुत अच्छी बात होगी कि अगर आप दोनों लिखो, अगर आपके पास टाइम है तो आप इंग्लिश वाली लैंग्वेज भी लिखो और मैथ्स वाली लैंग्वेज भी लिखो। अगर टाइम नहीं है, कम है, तो सिर्फ आप इतना छोड़ सकते हो कि बेस नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लिख के छोड़ दो, रेशियो लिखने की जरूरत नहीं है। अगर टाइम है तो मैं क्या बोल रही हूँ, दोनों ही आपको लिखने चाहिए। कितना था बच्चों वर्क्स मैनेजर की सैलरी का खर्चा मैम 4000। कितना था 4000 को अपोर्शन करना है इन द रेशियो ऑफ 4:2:1। अब कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ध्यान से सुनना। 4 + 2 + 1 + 1 कितना हो गया, सिर्फ एक बार बताऊंगी, आगे के आपको खुद करना है। 4 + 2 6 + 1 7 + 1 कितना हो गया 8। तो टोटल 8 है और उसमें से ए का पोर्शन कितना है 4। ए का पोर्शन कितना है 4 का, तो आउट ऑफ 8 ए का पोर्शन है 4 का, तो हम इसको इसके एक्सपेंस को भी इतने से ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। टोटल 4000 का खर्चा था, 4000 में से डिपार्टमेंट ए का कितना पोर्शन है, प्रोपोर्शन है 4/8, तो यहाँ पे आ जाएगा 2000। कितना आ गया 2000। फिर बात करूं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी की, तो टोटल 8 था, टोटल 8 में से बी का प्रोपोर्शन कितना था 2 का, मल्टीप्लाई इट बाई टोटल एक्सपेंस। टोटल एक्सपेंस कितना था 4000, तो ये कितना आ जाएगा आपका 1000 रुपीज। ऐसे ही सर्विस डिपार्टमेंट एक्स और वाई में भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सर्विस डिपार्टमेंट एक्स का आउट ऑफ 8 कितना प्रोपोर्शन था 1 और टोटल एक्सपेंस कितना है 4000, मीन्स 4000 का 1/8 प्रोपोर्शन किसका होगा सर्विस डिपार्टमेंट एक्स का, और ये अमाउंट आ गया आपका 500। वाई का भी 1/8 ही है, तो यहाँ पे भी सेम अमाउंट आ जाएगा कितना 500। और ये वाली कैलकुलेशन आपको शो करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मैंने आप लोगों को समझाने के लिए की है। 4:2:1:1 का रेशियो ही सफिशिएंट है, ये अमाउंट का कैलकुलेशन आपको अलग से शो नहीं करना है। वर्क्स मैनेजर की सैलरी हो गई। वर्क्स मैनेजर की सैलरी के बाद कौन सा खर्चा गिवन है बच्चों आपको, पावर का कितना 21,000। और पावर का खर्चा हम किस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हॉर्स पावर के बेसिस पे। हम लोगों ने बेसिस में जब डिस्कस किया था क्वेश्चन करने से पहले, तो वहां पे हमने देखा था कि जब भी पावर का खर्चा होगा हम लोग किस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, या तो हॉर्स पावर के बेसिस पे या किलोवाट आवर्स के बेसिस पे। यहाँ पे मेरे को क्या प्रोवाइडेड है हॉर्स पावर, और रेशियो भी गिवन है 3:3:1। डिपार्टमेंट वाई में ब्लैंक है, इट मीन्स यहाँ पे ये खर्चा हमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, हमें इस खर्चे को सिर्फ 3 डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। किस रेशियो में करना है 3:3:1। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, खर्चे का नाम क्या है पावर, बेसिस क्या है हॉर्स पावर, और रेशियो क्या है 3:3:1। खर्चा कितना है टोटल 21,000 का। 21,000 को ए बी और एक्स डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना आ जाएगा बच्चों ये आ गया आपका 21,000 डिवाइडेड बाय 7 3,000 9,000 एंड 3,000। और y वाला ब्लैंक छोड़ देंगे क्योंकि इस खर्चे को हमें डिपार्टमेंट y में अपोर्शन नहीं करना। फिर कौन सा खर्चा आता है कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, कितना 9,000। कंट्रीब्यूशन की बातें हमने की थी कि जब भी पीएफ ईएसआई हॉलीडे पे ये सबका कंट्रीब्यूशन गिवन हो आपको, तो हमें किस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करना है वेजेस पे। बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं, कंट्रीब्यूशन को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के बेसिस पे। बच्चों नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, किस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करना है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट वेजेस, और वो भी किस में अमाउंट में। तो यहाँ पे डायरेक्ट वेजेस का रेशियो क्या है 40,000 20,000 10,000 और 5,000।
अगर मैं रेशियो कैलकुलेट करूं तो कितना आ जाएगा 40:20:10:5। इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो सारे टर्म्स 5 से डिवाइड होते हैं, तो 8:4:2:1। इस रेशियो में मेरे को इस खर्चे को अपोर्शन करना होगा। टोटल खर्चा कितना था 9000 का। तो यहाँ पे पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में मैं क्या लिखूंगी, खर्चे का नाम। खर्चे का नाम क्या है, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ। बेसिस क्या होगा हमारा मैम, वेजेस की कॉस्ट, डायरेक्ट वेजेस का खर्चा। और रेशियो क्या आया 8:4:2:1। खर्चा कितना है, अमाउंट कितना था मैम 9000। 9000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है बच्चों। अब देखो एक टेक्निक बताती हूँ आप लोगों को फटाफट कैसे करना है। टोटल कितना हो गया इसका 8 + 4 12 + 2 14 + 1 15। हमें क्या करना है, जो खर्चा है टोटल अमाउंट है 9000, इसको डिवाइड करना है इसके टोटल रेशियो से। कितना आ गया 15, और ये अमाउंट कितनी आ गई बच्चों 600। कितनी आ गई 600। अब इस 600 को हमें कैलसी पे यहाँ पे स्क्रीन पे शो होना चाहिए, डिस्प्ले पे। ये 600 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले 8 से, मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू कितना आ गया 4800। फिर इसको सेकंड वाले रेशियो का जो टर्म है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना 4। और अब आपको बारी बारी 600 इंटू करने की जरूरत नहीं है, हम क्या करेंगे डायरेक्ट कैलसी में प्रेस करेंगे 4 और इज इक्वल टू कितना आ गया 2400। फिर प्रेस करेंगे 2 और इक्वल्स टू कितना आ गया 1200। और फिर प्रेस करेंगे 1 और इक्वल्स टू ये कितना आ गया 600। ऐसे भी आप कर सकते हो अपना टाइम सेव करने के लिए। कंट्रीब्यूशन टू पीएफ आ गया। फिर है आपका रेंट का एक्सपेंस कितना 6000। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेंट, और रेंट को किस बेसिस पे अपोर्शन करेंगे मैम, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। ठीक है, हमने डिस्कस किया था रेंट को किस बेसिस पे अपोर्शन करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। अगर एरिया का मैं रेशियो कैलकुलेट करूं तो बच्चों कितना आएगा 20:30:5:5 ये रेशियो है। और अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं तो ये क्या हो जाएगा 5 से डिवाइड, तो रेशियो क्या बनेगा 4:6:1:1। बेसिस में क्या आ जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। और रेशियो क्या आया बच्चों मैम 4:6:1:1। तो ये कितना आ जाएगा 2000 3000 और ये आ गया 500 x का और 500 y का। रेंट का हमने अपोर्शन कर लिया। इसके बाद कौन सा खर्चा गिवन है आपको, प्लांट मेंटेनेंस का कितना 4000 का। प्लांट मेंटेनेंस खर्चा कितना है 4000। तो यहाँ पे अमाउंट वाले कॉलम में कितना लिख देंगे 4000। और किस बेसिस पे अपोर्शन करेंगे बच्चों, प्लांट का हम लोग अपोर्शन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ प्लांट। बेसिस में चेक करेंगे कि प्लांट से रिलेटेड क्या कोई बेस गिवन है हमें। तो यहाँ पे हमने देखा प्लांट से रिलेटेड हमें गिवन है वैल्यू ऑफ प्लांट। तो हम लोग प्लांट के खर्चे को किस बेसिस पे अपोर्शन करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ प्लांट। और यहाँ से रेशियो क्या निकल के आया, 3 जीरोस को कैंसिल करती हूँ, यहाँ पे रेशियो आया 75:100:25। तो 25 से डिवाइड कर हो रहे हैं सारे टर्म्स 3:4:1। सिंप्लीफाइड रेशियो क्या हो गया 3:4:1। और डिपार्टमेंट वाई में हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना बच्चों। इसका मतलब क्या हो गया, देखो यहाँ पे हॉर्स पावर भी नहीं था वाई में और प्लांट भी नहीं था। इसका मतलब क्या हो गया, वाई में कोई प्लांट नहीं है, कोई प्लांट एंड मशीनरी नहीं है। अगर प्लांट एंड मशीनरी नहीं है तो पावर भी कंज्यूम नहीं होता। इसीलिए आपको दोनों कॉलम क्या गिवन है, ब्लैंक गिवन है। हमारा नेक्स्ट खर्चा कौन सा था, प्लांट एंड मेंटेनेंस का 4000। और किस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, वैल्यू ऑफ प्लांट के बेसिस पे। रेशियो क्या आया था मैम 3:4:1 का रेशियो आया था। तो डिवाइड करो बच्चों 4000 को इस रेशियो में, ये आ गया 1500 2000 एंड
500 और डिपार्टमेंट वाई में ब्लैंक। प्लांट मेंटेनेंस के बाद कौन सा खर्चा था? कैंटीन एक्सपेंडिचर। कौन सा था? कैंटीन एक्सपेंडिचर। हमने देखा था कैंटीन में जो एक्सपेंसेस होता है वो किस बेसिस पे हम लोग अपोर्शन करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वर्कर्स। क्वेश्चन में नंबर ऑफ एम्प्लॉइज गिवन है और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का रेशियो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे। यहाँ पे जब वर्क्स मैनेजर का सैलरी था 4:2:1:1 में। कैंटीन का एक्सपेंडिचर कितना था बच्चों? मैम 12,000। कितना था? 12,000। तो यहाँ पे अमाउंट में लिख लिया 12,000 और अब इसको अपोर्शन कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये आ गया 6,000, 3,000, 1,500 एंड 1,500। कैंटीन का खर्चा भी हमने क्या किया? डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसके बाद में कौन सा खर्चा था? डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी अमाउंट कितनी थी? 20,000 और प्लांट एंड मशीनरी को हम किस बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ प्लांट। तो ये रेशियो वैल्यू ऑफ प्लांट का रेशियो कितना है? 3:4:1 प्लांट मेंटेनेंस वाले पॉइंट में हमने कैलकुलेट किया था। तो 20,000 को 3 डिपार्टमेंट्स में अपोर्शन कर दो, ए, बी और एक्स में। ये आ जाएगा 7,500, ये 10,000 और ये आ गया बच्चों 2,500। क्या कोई और खर्चा भी है यहाँ पे गिवन? नहीं मैम, ये जितने भी ओवरहेड्स थे हमने क्या कर लिया? सबको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। हमने क्या कर लिया? सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हम करते हैं इनका टोटल। हर एक डिपार्टमेंट का टोटल करते हैं बच्चों, कितना आ रहा है? बच्चों ये आ गया आपका 32,800। डिपार्टमेंट ए का टोटल ओवरहेड्स कितना आ गया? 32,800। बी का कैलकुलेट करो। ये आ गया बच्चों 30,400। कितना आ गया? 30,400। एक्स का कैलकुलेट करो। ये आ गया आपका 9,700। एंड वाई का ये आ गया आपका टोटल 3,100। ये हमने हर एक डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स कैलकुलेट कर लिए कि पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कितना ओवरहेड इंकर हुआ है। बच्चों एक बार ये वाला टोटल भी करना। ये टोटल कौन सा है? ओवरहेड्स का टोटल अमाउंट जो हमें क्वेश्चन में गिवन था। 4,000 प्लस 21,000 प्लस 9,000 प्लस 6,000 प्लस 4,000 प्लस 12,000 प्लस 20,000। कितना आ गया ये टोटल? 76,000। कितना आ गया? 76,000। आपको क्वेश्चन में ये जो टोटल ओवरहेड्स यहाँ पे गिवन थे बच्चों, ये कितने थे? 76,000। और इस 76,000 को आपको अपोर्शन करना था वेरियस डिपार्टमेंट्स में। मींस 76,000 को ही अपोर्शन करना था। तो ये वाला जो इन चार फिगर्स का टोटल है ये भी कितना आना चाहिए आपका? 76,000। क्या चेक करो, क्या 37 ये 76,000 ही आ रहा है? 32,800 प्लस 30,400 प्लस 9,700 प्लस 3,100, ये भी कितना आ रहा है बच्चों? 76,000 ही आ रहा है। कहने का मतलब क्या है? जो टोटल ओवरहेड्स हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं
वो 76,000 का डिस्ट्रीब्यूशन किया है वेरियस डिपार्टमेंट्स में। हमने बोला प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए में ओवरहेड्स का खर्चा कितना हुआ है 32,800, बी में हुआ है 30,400, एक्स में हुआ है 9,700 और वाई में हुआ है 3,100। ऐसे करके हमने ओवरहेड्स को अपोर्शन कर दिया अमंग वेरियस डिपार्टमेंट्स। बोलो क्लियर है? जी मैम बिल्कुल क्लियर है। इसी के साथ मेरा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है हम लोगों ने देख लिया कि जितने भी ओवरहेड्स है उनको हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, आइदर थ्रू अलोकेशन और अपोर्शनमेंट। अलोकेशन पॉसिबल कब होगा, जब हमें पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का खर्चा पता है तो हम क्या करेंगे, ओवरहेड्स को डायरेक्टली अलोकेट कर देंगे। और अलोकेशन पॉसिबल नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, अपोर्शनमेंट करेंगे, मींस ओवरहेड्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑन सम सुटेबल बेसिस। किस बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं क्वेश्चन में देख के ही हमें पता चल जाएगा, और कुछ खर्चे हमने डिस्कस भी कर लिए। क्लियर है? जी मैम। अब आओ बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स गिवन है और 2 सर्विस डिपार्टमेंट्स गिवन है। यहाँ पे भी आपको प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करना है। क्या करना है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। ये एक्सपेंसेस आपको गिवन है और साथ ही साथ यहाँ पे आपको बेसिस भी गिवन है। अब देखो, अलोकेट और अपोर्शन द ओवरहेड्स, या तो अलोकेट करो या फिर अपोर्शन करो ओवरहेड्स को अमंग वेरियस डिपार्टमेंट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे फिर से क्या पूछना चाहता है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। बोला नहीं कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करो ओवरहेड्स का, बट इसके लैंग्वेज देख के हम लोगों ने पता लगा लिया कि क्वेश्चन हमसे किस चीज की डिमांड कर रहा है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन की। अब देखो यहाँ पे खर्चा गिवन है रेंट। रेंट का खर्चा किस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, एरिया के बेसिस पे। रिपेयर, अब रिपेयर बिल्डिंग का है, मशीन का, प्लांट एंड मशीन का, किसका नहीं पता, चेक करते हैं बेसिस पे। बेसिस में प्लांट का वैल्यू गिवन है तो हम लोग क्या करेंगे, इस रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस को किस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, वैल्यू ऑफ प्लांट पे। फिर डेप्रिसिएशन का खर्चा, डेप्रिसिएशन का खर्चा भी किस बेसिस पे डिवाइड होगा बच्चों, किस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ प्लांट। लाइटिंग का खर्चा हम लोगों ने देखा था डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स, बट क्वेश्चन में लाइट पॉइंट्स की इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इनको ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। ठीक है। फिर बात आई सुपरविजन की। सुपरविजन चार्जेस हमने देखा था किस बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वर्कर्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स के बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फिर आया फायर इंश्योरेंस फॉर स्टॉक। देखो खर्चा है, स्टॉक से रिलेटेड है तो हम किस बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, स्टॉक वैल्यू पे बेसिस चेक करेंगे। और ऐसा बेसिस कौन सा है जो स्टॉक से रिलेटेड है, स्टॉक वैल्यू, तो हम फायर इंश्योरेंस फॉर स्टॉक को क्या करेंगे, स्टॉक वैल्यू पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फिर आता है ईएसआई का कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन हमने देखा था बच्चों किस बेसिस पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो यहाँ पे हम लोग इसको वेजेस के बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फिर आया पावर का खर्चा। पावर का खर्चा हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हॉर्स पावर ऑफ प्लांट। ठीक है, ये खर्चे हैं, आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्या फॉर्मेट बनाना है, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में बात कर ली। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका होमवर्क है। और आज की क्लास में हम लोग सिर्फ इतना ही सीखेंगे कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है। थोड़ा थियोरिटिकल ज्यादा हो गया, मैं चाहती हूँ नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार आप पूरी क्लास को गो थ्रू करें, कौन सा कंसेप्ट ऐसा है जो नहीं समझ में आया उसको फिर से बैक करके देखें और अच्छा से समझे। ठीक है, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।